15 नवंबर, हिंदू, पेज 12। नस्तलिक और शिकस्त क्या हैं? ये पर्शियन राइटिंग स्टाइल्स हैं। फ़र्क क्या है कि नस्तलिक थोड़ा खुला खुला लिखा जाता है एंड शिकस्त में लेटर्स बहुत आसपास लिखे जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हिंदू, पेज 13। इंग्लिश चैनल। ये चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। यूरोप में जो भी पॉलिटिकल उथल पुथल होती थी उससे इंग्लैंड बचा रहता था, मेनली बिकॉज इंग्लैंड एक आइलैंड है। बीच में ये इंग्लिश चैनल जा रही है। इंग्लिश चैनल के नैरोएस्ट पॉइंट पे है डोवर स्ट्रेट। 16 नवंबर, हिंदू, पेज 10। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे डिस्कशन होता है कि किस तरह कंट्रीज कोऑपरेट कर सकती हैं टेरर फाइनेंसिंग को कम करने के लिए। ये पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 में पेरिस में, 2019 में मेलबर्न में और अब 2022 में हो रही है न्यू दिल्ली में। इसे एगमंट ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है। एगमंट ग्रुप 1995 में बना था। इसका हेडक्वार्टर्स कनाडा में है। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं हर कंट्री में, वो आपस में एगमंट ग्रुप के थ्रू कोऑपरेट करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट 2004 में बनाया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है, जिसके चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि कहीं पे कोई फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है क्या, या अगर कोई क्राइम हो रहा है, जैसे मान लो टेररिज्म हो रहा है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। उस इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके ये बाकी एजेंसीज के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हिंदू, पेज 14। वोस्त्रो नोस्त्रो। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ये टर्म्स क्या इंडिकेट करती हैं। ये टर्म्स एक ऐसे बैंक अकाउंट को इंडिकेट करती हैं जो अकाउंट किसी और बैंक ने खोला हो, किसी और बैंक में दूसरे देश में। ये इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है। कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। इंडिया में ये इंडिया है, ये रशिया है। इंडिया में SBI नाम का बैंक है। SBI में हम सब ने अपना खाता खोला हुआ है ना। तो ऐसे ही जैसे हमने अपना अकाउंट SBI में खोला है, उसी तरह रशिया का एक बैंक भी अपना अकाउंट SBI में खोल लेता है। जैसे हमने खोला वैसे उसने अकाउंट खोल लिया। हमारे अकाउंट में क्या है, रुपये या डॉलर? ऑब्वियसली रुपये हैं। तो जब रशियन बैंक भी इसमें अकाउंट खोलेगा, उसके अकाउंट में भी रुपीज़ होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि हम इस अकाउंट को एक पर्टिकुलर नाम से बोलेंगे। हम नाम यूज़ करेंगे वोस्त्रो। हम बोलेंगे कि रशिया के बैंकों ने, कुछ बैंक्स ने हमारे SBI में वोस्त्रो अकाउंट खोला है, और क्योंकि अकाउंट हमारे देश में, हमारे बैंक में है, इसलिए उसमें रुपी होगा, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी होगी। अब इसी अकाउंट को रशिया वाले बोलेंगे नोस्त्रो। अकाउंट वही है, बस हम बोल रहे हैं वोस्त्रो, वो बोल रहे हैं नोस्त्रो इसी अकाउंट को। अब उनके हिसाब से नोस्त्रो अकाउंट में कौन सी करेंसी होगी? करेंसी तो रुपी होगी, लेकिन उनके लिए रुपी एक फॉरेन करेंसी है। तो ध्यान रखो, वोस्त्रो अकाउंट में डोमेस्टिक करेंसी होगी, क्योंकि हम इसको वोस्त्रो बोल रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे इसमें डोमेस्टिक करेंसी है। वो इस अकाउंट को नोस्त्रो बोल रहे हैं, इसलिए उनके हिसाब से इसमें फॉरेन करेंसी है। ध्यान कैसे रखोगे कि मान लो SBI है, SBI में अकाउंट तो खुल गया। इस एग्जाम्पल को एग्जाम में ध्यान रख लेना, ठीक है। एंड फिर बोलना कि SBI इस अकाउंट को क्या बोलेगा, वोस्त्रो या नोस्त्रो। कंफ्यूज हो जाओ तो लिखना V और N, वोस्त्रो नोस्त्रो, और V के नीचे डंडा खींच देना, तो बन गया योर। तो SBI क्या बोलेगा इस अकाउंट को? इट इज़ योर अकाउंट। ये रशिया वालों का अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। योर अकाउंट मतलब Y का बन गया V मतलब वोस्त्रो। तो हम इसको वोस्त्रो बोलेंगे, वो इसको नोस्त्रो बोलेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड में? जैसे अभी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, तो पेमेंट अगर हमें डॉलर से करनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली दोनों के लिए वो इनकन्वीनियंट है। बट ऐसे अकाउंट्स अगर खुल जाते हैं एंड सिग्निफिकेंट ट्रेड दोनों तरफ हो रही है, तो फिर इन अकाउंट्स का यूज़ करके बिना डॉलर का यूज़ करे इंटरनेशनल ट्रेड करी जा सकती है। 15 नवंबर का एडिटोरियल, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव से, दूसरा मनी पावर पर्सपेक्टिव से। रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव से कैसे?
इंडिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी रही है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, और हम इसको जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि जब भगवान ने ही किसी को हायर कास्ट किसी को लोअर कास्ट में पैदा किया है तो हम क्या करें, ये तो कुदरत का बनाया हुआ नियम है। ठीक। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोई अमीर कोई गरीब, इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि देखो प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी तो सभी को मिलती है ना। कोई बंदा ज़्यादा मेहनत कर लेता है, दिमाग अच्छा लड़ा लेता है तो अच्छा पैसा कमा लेता है। अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलती है। जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता वो गरीब रह जाता है। इस तरह से हम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम गलत है, तभी तो हम रिजर्वेशन देते हैं। आप खुद सोचो, अगर कास्ट सिस्टम सही है, अगर कास्ट सिस्टम सही है तो रिजर्वेशन किस बात का फिर? एज अ कंट्री हमने ये बात मानी है कि कास्ट सिस्टम गलत है, तभी तो रिजर्वेशन दे रहे हैं हम। उसी तरह हम ये कहते हैं कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेहनत करो आईएएस बन जाओ, मेहनत करो बिजनेसमैन बन जाओ, खोल लो अपनी कंपनी। सरकार इतनी सारी स्कीम्स देती है आपको स्टार्टअप करने के लिए, स्कीम्स का यूज़ करो, करो अपनी स्टार्टअप बनाओ। कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने माना है कि ये चीज़ गलत है। प्रैक्टिकली सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तभी तो सरकार लाई है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी है। रिजर्वेशन एक सल्यूशन है इनइक्वालिटी को कम करने का, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, रिजर्वेशन के थ्रू हम ये कहते हैं कि भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, जैसे सरकारी नौकरी लिमिटेड है, उसके ऊपर प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो हम रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि किसको इस पे पहला हक मिलना चाहिए। हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को रिजर्वेशन के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज का साइज़ नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आईएएस के लिए 800 सीटें हैं और आपने उसमें रिजर्वेशन और बढ़ा दी तो सीटें तो 800 की 800 ही रहेंगी ना हमेशा, है ना। बस हमने उसमें एलोकेशन डिफरेंट कर दिया। तो रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम सीटें नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है ना, जो भी एग्जिस्टिंग पाई है, मतलब सोच लो एक परांठा है छोटा सा, एंड आपने उस परांठे को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप ये कह दोगे भी ठीक है तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो तुम थोड़ा सा और परांठा ले लो, लेकिन परांठे का टोटल साइज तो बढ़ नहीं रहा ना, राइट। क्योंकि हम परांठे का साइज़ नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज़ नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमें SC ST OBC लिस्ट में इंक्लूड करो, ऐसे बहुत सारी डिमांड्स आती हैं। वो डिमांड्स क्यों आती हैं? क्योंकि इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, मे बी वो लोग स्टार्टअप्स नहीं कर पा रहे हैं, मे बी गवर्नमेंट स्कीम इतनी इफेक्टिव नहीं है, या इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि लोग नई स्टार्टअप्स कर पाएँ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के, है ना। तो लोग कहते हैं हमें भी इस लिस्ट में डालो, हम भी पिछड़ी जाति से हैं। बहुत सारे इसमें तर्क दिए जाते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस, करंट रीजंस एट्सेट्रा। दूसरी बात, सरकार ये कहते भी ठीक है अब सरकारी जॉब्स तो लिमिटेड हैं, तो हम और कहाँ लोगों को डाल सकते हैं? हम लोगों को डाल सकते हैं प्राइवेट जॉब में। तो प्राइवेट जॉब में भी अब रिजर्वेशन दी जा रही है। जैसे हरियाणा ने कहा कि 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स दी जाएगी लोकल्स को। उसमें काफ़ी कंडीशन अप्लाइड है, बट हाँ मेन मोटिव यही है कि प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? अच्छा, जब प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन दोगे तो ऑब्वियसली कंपनीज थोड़ा डिसइंटरेस्टेड रहेंगी इंडिया में इन्वेस्ट करने से। दूसरा इसका साइड इफेक्ट होता है राइज इन पॉपुलिज्म। जैसे लेफ्ट विंग वाले लोग कहते हैं कि वर्कर्स का राइट बेकार, मतलब वर्कर्स के राइट के लिए एडवोकेट करते हैं वो लोग। राइट विंग वाले कहते हैं कि मेजॉरिटी का राइट पहले होना चाहिए। तो ये जो सारे लेफ्ट राइट आइडियोलॉजी में क्लैश, ये सारी चीज़ें, या फिर हमें इस लिस्ट में इंक्लूड करो, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि परांठे का साइज़ छोटा है, साइज ऑफ द पाई स्मॉल, राइट। इकनॉमी अगर अच्छी ग्रो करेगी, हर बंदे के पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होगी ग्रो करने की, तो फिर इस तरह के इश्यूज क्रिएट ही नहीं होंगे। तो कंक्लूजन सिंपल सा है कि सोसाइटी में डिसकंटेंट तब आता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। सोल्यूशन सिंपल सा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ, सिर्फ जीडीपी के नंबर्स ही नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ लाओ। रिजर्वेशन टॉपिक हमने क्लास 28 में डिस्कस किया था। इस एडिटोरियल को हम मनी पावर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। थॉमस पिकेटी ने अपनी बुक
कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में कहा है कि इनइक्वालिटी हर सोसाइटी में होती है और हर सोसाइटी उस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जैसे हमने यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करी। अगर लोगों को नहीं समझाया जाएगा कि इनइक्वालिटी सही है तो लोग रिवोल्ट करेंगे एंड पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आजकल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ठीक है क्योंकि सबको इक्वल एक्सेस टू मार्केट मिलता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो होने की। अगर कोई बंदे के पास ज़्यादा पैसा है तो मे बी उसने ज़्यादा मेहनत करी होगी, यानी कि ये एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आईएएस बन जाएगा, है ना। एजुकेशन और वेल्थ सबके पास बराबर है ऐसा हम कहते हैं, बट ये बात सच नहीं है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको काम करना पड़ता है, जॉब्स करनी पड़ती हैं, वो आराम से 2-3 साल बैठ के यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। या किसी के पास बिजनेस आइडिया है तो उसके पास पैसा भी बहुत सारा है उस आइडिया को एक्चुअलाइज करने का, लेकिन कुछ लोगों के पास आइडिया को एक्चुअलाइज करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मेरिट के बेसिस पे लोग आगे जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा मेरिट है, जो ज़्यादा होशियार है, होनहार है, वो राइज करेगा। ऐसा कहना आसान है बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ वेल्थ की वजह से होनहार लोग भी पीछे रह जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने यूएस सिविल वॉर के बाद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहाँ लोग पैसे के गुलाम ना हों, बल्कि पैसा हमारा गुलाम हो। डेमोक्रेसी में किसका राज होता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। ये बात अब्राहम लिंकन ने उस टाइम कही थी, राइट। तो वो चाहते थे कि ऐसा फ्यूचर हो जहाँ पे पैसे के बेसिस पे डेमोक्रेसी को ना खरीदा जाए। लेकिन आजकल होता क्या है कि वेलफेयर लोगों का हो, इस पे कमज़ोर होता है, ठीक है ना। और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपने हिसाब से सरकार बना लेते हैं, फिर देश को चलाते हैं। लोगों का वेलफेयर बहुत बाद में आता है। आज मनी इज़ अ रियल मास्टर। जैसे कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं कि सरकार की पॉलिसी कैसी हो। ब्यूरोक्रेट्स तो किसी डिपार्टमेंट में कुछ ही महीनों या 1-2 साल के लिए आते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट पॉलिसी एक्चुअली कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, राइट। सरकार और ये वर्कर्स और ये कंपनीज, तो कंपनीज डिसाइड करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी, उसकी क्या पॉलिसीज़ रहेगी, और कंपनी ही डिसाइड करती है कि वर्कर्स की वेजेस क्या होगी। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर सारी कंपनीज मिलकर बताती हैं हाँ भाई एक वर्कर को इतनी एजुकेशन लेवल पे इतना ही पैसे देंगे, तो वैसा ही काम चलता है देश इकोनॉमी में। इकोनॉमी को वो लोग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शिफ्ट कौन लाया? कैपिटलिस्ट लाए हैं। तो जिसके पास पैसा है वही असली मास्टर है। बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है, राइट। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोगों से सेविंग्स लेना एंड लोगों को ही वो सेविंग्स एज अ लोन दे देना। जिसके पास एक्सेस मनी है उससे लेके जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको दे देना। जब हम ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चलती है ना। इट ल्यूब्रिकेट्स द व्हील्स ऑफ इकोनॉमी। ये बैंक का पर्पस होता है। लेकिन आजकल बैंक क्या करते हैं? खुद का प्रॉफिट देखते हैं, या बैंक को चलाने वाले जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट देखा जाता है। जैसे पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के लोन्स राइट ऑफ किए गए बड़ी बड़ी कंपनीज के, और फोकस क्या होना चाहिए? एमएसएमईज और फार्मर्स की हेल्प करना। इनइक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ क्लास 21 में हमने डिस्कस किया था। 16 नवंबर का एडिटोरियल बहुत ख़ास है क्योंकि ये किसी एक बंदे ने नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने मिलके पब्लिश किया है। रिच कंट्रीज़ पहले भी पोल्यूशन करती थी, आज भी करती हैं। हिस्टोरिकली रिच कंट्रीज़ ने पोल्यूशन कर करके ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी। उसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेसिस पे आज हम उन्हें रिच कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और आज भी वो पोल्यूशन कर रही हैं। जैसे रशिया से सप्लाई कम हो गई है ऑयल एंड गैस की, इस बहाने को देते हुए रिच कंट्रीज़ आजकल नए नए फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो पहले भी पोल्यूशन करती थी, आज भी पोल्यूशन करती हैं। इससे क्या होता है? इनजस्टिस। अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करो कि एटमॉस्फेयर में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज ह्यूमंस ने एमिट करी हैं तो उनमें से 50% से ज़्यादा तो रिच कंट्रीज़ ने करी हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? गरीबों के ऊपर।
जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते हैं तो किसान की फसल ख़राब होती है। फसल ख़राब होने से जो इन्फ्लेशन होगी तो उस इन्फ्लेशन से किसको इम्पैक्ट होगा? अंबानी को? नहीं, गरीब इंसान को, राइट। और एक क्लाइमेट चेंज की समस्या आई कहाँ से? रिच कंट्रीज़ ने, उन्होंने तो बनाई है और आज भी वही बना रहे हैं इसको। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो भी पैसे चाहिए वो भी रिच कंट्रीज से ही आने चाहिए। रिच कंट्रीज़ ने कहा था कि वो हर साल $100 बिलियन देंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं, जैसा हमने 2 दिन पहले के एडिटोरियल में देखा था। दूसरा पैसा कहाँ से आ सकता है? ऑयल एंड गैस कंपनीज से। अब जैसे ऑयल के, गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पिछले 1 साल के अंदर, स्पेशली 6 महीने के अंदर। 1 मिनट के लिए सोचो कि ऑयल एंड गैस कंपनीज करती क्या हैं? भाई वो धरती में से ऑयल एंड गैस निकालती हैं और आगे बेचती हैं। अब ऑयल के जो रेट हम पे कर रहे हैं वो तो बढ़ गए, लेकिन क्या उनकी कॉस्टिंग बढ़ी है उन कंपनीज़ की? नहीं। उनको जितने पैसे लगते थे ज़मीन में से ऑयल गैस निकालने में, आज भी उतनी ही उनकी कॉस्टिंग आ रही है ना, लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ गया है। अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है तो हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है ना। तो बेसिकली जब भी कॉमन मैन पैसे ज़्यादा देता है तो सोचो कि पैसे जा किसकी जेब में रहे हैं। अगर आप देखो ग्लोबली तो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ ने इस साल के पहले 3 महीने में ही $100 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, विंडफॉल प्रॉफिट कमाया है। तो सरकारों को इस विंडफॉल प्रॉफिट पे टैक्स लगा के उस पैसे का यूज़ करना चाहिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है। 1-2 कंट्रीज़ अपने आप इससे नहीं लड़ सकती हैं। जब भी ग्लोबल कोऑपरेशन की बात आती है, कंपनीज आपस में बैठती हैं, डिस्कस करती हैं, तो हमेशा या तो कोई वॉर या ट्रेड डिस्प्यूट्स बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं होता है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी रुक जाती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब यूएस ने कहा था कि हम चांद पे इंसान को भेजेंगे, तो उस अनाउंसमेंट के 10 साल के, सिर्फ 10 साल के अंदर यूएस ने एक्चुअली इंसानों को चांद पे पहुंचा दिया था। और उस टाइम तो कंप्यूटर्स भी इतने फास्ट नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, राइट। तब भी उन्होंने उस प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से इतना बढ़िया काम कर दिया था 10 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, सारे रिसोर्सेज वहाँ डाइवर्ट कर दिए थे कि हमें काम करना ही करना है। उसी तरह आज क्लाइमेट चेंज से लड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर सीरियसली सारी कंपनीज पूरी कमिटमेंट के साथ, जैसे मून पे जाने के लिए कमिटमेंट करी थी, लड़ें क्लाइमेट चेंज से, तो हम एक्चुअली इससे लड़ सकते हैं। कंक्लूजन सिंपल सा ये है कि ये कोई फैंसी टर्म नहीं है क्लाइमेट चेंज से लड़ो, बट इट इज़ पोजिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। वी आर एडिक्शन टू एनीथिंग इज़ रॉन्ग, वी आर एडिक्टेड टू फॉसिल फ्यूल्स। हमें अपनी ये एडिक्शन ख़त्म करनी होगी, अदरवाइज़ धीरे धीरे कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है तो उसको कोई इलाज नहीं होता। ऐसे ही हमारी अर्थ का फिर कोई इलाज नहीं हो पाएगा। हमें अभी एक्ट करना होगा। क्लाइमेट फाइनेंस क्लास 75 में डिस्कस हुआ था। मेरे नंबर मेंस में इसलिए कम रह गए थे क्योंकि सर ने वीडियो नहीं डाली थी। सर ने कहा था कि हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग की, लेकिन सर ने वीडियो नहीं डाली तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ये कोई सेंसिबल बहाना है क्या? किसको बहाना दोगे ये वाला? पेरेंट्स को, बच्चों को, किसको? ये यूज़लेस बहाना है। वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईएएस मुझे नहीं बनना, आपको बनना है। आपको आईएएस बनना है, आप प्रैक्टिस करो, आपके नंबर थोड़े ज़्यादा आएंगे, आपको अच्छी रैंक मिलेगी, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, अच्छा कैडर मिलेगा।